मोलैरिटी की बातें कर लिया था, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है हमने बता दिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम लोग मोलैलिटी क्या होती है। चैप्टर चल रहा है आपकी अपना सॉल्यूशन, इसमें हम बात करने चल रहे हैं अगला कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलैलिटी को, जैसे मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते थे, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला तैयार करूं तो मोलैलिटी इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको आपको केजी में रखना है, ठीक है। सॉल्वेंट का मास आपको केजी में रखना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में 90% टाइम क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया रहेगा, तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं डायरेक्ट फार्मूला बना देता हूं। अगर यहां से मैं मोलैलिटी की यूनिट बता दूं, भाई मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी, तो ऊपर है मोल, नीचे है किलोग्राम, तो मोल पर केजी, मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, या इसी को हम लोग मोलल बोलते हैं, मोलल, मोल पर केजी या मोलल बोलते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है कि ऊपर मोल्स है, नीचे मास है, कहीं वॉल्यूम का टर्म है ही नहीं। इसका मतलब मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, क्योंकि कहीं वॉल्यूम का टर्म है। अच्छा, अगर मास ग्राम में दिया रहे तब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू, ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा, और अगर सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, डिवाइड बाय 1000, और इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला सा ज्यादा इस्तेमाल। अब इसी में बेटा कुछ ना कुछ वेरिएशन करेंगे। जैसे मैं आपसे बताऊं कि मास ऑफ सॉल्वेंट हम या तो डायरेक्ट दे दे क्वेश्चन में कि सॉल्वेंट का मास इतना है, या फिर हम एक तरीके से सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। दिमाग लगाओ कि अगर हम सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। यानी क्या मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा ऐसे कर सकता हूं क्या, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, में सारे फॉर्मूले दे रहे हैं जहां जहां से आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³ भाई। अगर सब ग्राम में निकाल रहे हैं, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। समझा, ओके।
तो भाई अगर हम सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, आपका सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन भी मान लो ना दिया हो, डेंसिटी दिया हो, तब क्या करोगे? तो अपने को पता है बेटा कि जो डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कर दो। तो क्या जहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन, इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा और रीअरेंज अगर कर दूं कि मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो रहेगा ही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, जहां मास ऑफ सॉल्यूशन है वहां पे मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³ ठीक है। तो एक बात समझो बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती स्टूडेंट कर जाते हैं, मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला देखने में तो बड़ा आसान है कि सर आप रीअरेंज ही तो कर रहे हो, क्या नई चीज बता रहे हो, बट न्यूमेरिकल करते समय थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं। क्या, अपने को पता है ये आपका मास जो सॉल्यूट का है ये ग्राम में है, तो इधर से ओवरऑल ग्राम आना चाहिए। तो देखो डेंसिटी अगर मान लो ग्राम पर ml में, मेरी बात ध्यान समझना कि अगर डेंसिटी जो है, अगर डेंसिटी ग्राम पर ml में होगा तो आपको वॉल्यूम को ml में ही रखना होगा, ध्यान रखेंगे। और अगर डेंसिटी ग्राम पर लीटर होगा तो आपको वॉल्यूम को भी लीटर में ही रखना होगा। क्यों बेटा? भाई देखो ये केमिस्ट्री के हिसाब से तो गलत नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये फिजिक्स के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का मास किस में लिया है आपने, ग्राम में। तो ग्राम से ही ग्राम माइनस करोगे ना, ऐसा थोड़ी है किलोग्राम से ग्राम माइनस कर दोगे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ऐसा थोड़ी है कि इधर ग्राम आ गया इधर किलोग्राम आ गया आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ग्राम से ही ग्राम माइनस होगा ना, इसीलिए अगर डेंसिटी तुमने रखा है ग्राम पर ml में तो वॉल्यूम आपको ml में ही लेना है, तभी तो ml ml कैंसिल हो जाएगा और ग्राम से ग्राम माइनस होगा। समझ रहे हो कि नहीं? आ रहा है समझ में? हाँ, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि अगर तुम डेंसिटी ग्राम पर ml में रख रहे हो तो अगर वॉल्यूम लीटर में जानबूझ के देगा वो कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएं, ठीक है, जानबूझ के। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा सा यूनिट में खेल लेते हैं वो आपके सामने, आपको पूरा इसी वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आपको डेंसिटी दिया रहेगा ग्राम पर ml में और वॉल्यूम दे देगा लीटर में, आप जल्दबाजी में वहां भूल जाते हो, यहाँ ग्राम पर ml और इधर लीटर को रख के मल्टीप्लाई कर देते हो और आपका आंसर गलत हो जाता है, और आपका जो आंसर आएगा वो भी एक ऑप्शन में जरूर होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्योंकि मास ऑफ सॉलिड ग्राम में है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ग्राम से ग्राम को माइनस करूंगा मैं, किलोग्राम से ग्राम को माइनस नहीं कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए डेंसिटी अगर ग्राम पर एमएल में है तो आप वॉल्यूम लीटर को एमएल में रखोगे, अगर डेंसिटी क्या है आपका ग्राम पर लीटर में है तो वॉल्यूम किस में रखोगे आप, लीटर में रखोगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो कंसेप्ट मात्र मोलैलिटी में इतना ही था। अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बताओ पहले कंसेप्ट समझ में आ गया? समझा ना? ठीक है, चलो इस पे न्यूमेरिकल एक दो कर लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 4% NaOH। तो आप कैलकुलेट मोलर, पहला क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 4% NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपको दिया है सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अब देखो, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 4% NaOH। अब यहाँ काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार ये जो 4% दिया है ये वेट बाय वेट दिया है कि वेट बाय वॉल्यूम दिया है कि क्या दिया है। तो देखो अपना दिमाग लगा काम करना कि अगर तुमसे मोलैलिटी पूछ रहा है और कुछ नहीं मेंशन किया तो मोलैलिटी मुझे क्या चाहिए होता है, सॉल्वेंट का मास, तो पक्का ये वेट बाय वेट दिया है।
अगर यही क्वेश्चन मोलैरिटी का होता और कुछ ना, या तो स्पेसिफाई करो भैया कि वेट बाय वेट दे रहे हो या वेट बाय वॉल्यूम, और नहीं तो थोड़ा सा अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा क्वेश्चन करते समय। अगर कुछ नहीं दिया है, बोला 4% NaOH और मोलैलिटी, तो हमने यार मोलैलिटी के फॉर्मूले में तो न्यूमरेटर में हमें क्या रखना होगा भाई, हमने क्या मोलैलिटी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में रखना होगा अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसके लिए मास अपॉन मोलर मास करके हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, इसका तो इशू नहीं है। और डिनोमिनेटर में रखना होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। भाई मास ऑफ सॉल्वेंट तो तब निकलेगा जब हम सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे, ठीक है, इन केजी, ठीक है। तो इसका मतलब नो डाउट अपने आप मान लो ये जो 4% NaOH दिया है ना, ये वेट बाय वेट है। और अगर यही अभी आपसे मोलैरिटी पूछता तो इसके अपने आप मान लेता है ये वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि मुझे वहां डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। चलिए, तो 4% NaOH वेट बाय वेट नहीं बोल रहे कि हमने माना अपने आप, तो क्या होगा, इसका मतलब 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, यहां से आपको मिल गया मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, और यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। तो चलिए, अपने को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए NaOH का, न्यूमरेटर में देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH। तो मास ऑफ NaOH तो दिया है 4 ग्राम, और अगर मोलर मास निकाल लो, सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 आएगा 40, यानी 1/10 यानी 0.1। ये तो आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब नीचे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। यार सॉल्वेंट का मास तो मुझे दिया नहीं, मुझे सॉल्यूशन का मास पता है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले खेले थे इसमें कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हम सॉल्यूशन के मास से, सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट का मास माइनस कर सकते हैं, तो हमें सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास है 4 ग्राम, यानी 96 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यहां से कर लो, और जो ग्राम में है पक्का, अगर ये ग्राम में है तो यहाँ इंटू 10⁻³ कर लो। चलो सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है 0.1, मास ऑफ सॉल्वेंट 96 इंटू 10⁻³ 100/96, ये हो गया आपका 1.0416। ये आ गई आपकी मोलैलिटी। समझ में आया? ओके, चलिए ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो हाई फाई नहीं, बस कंसेप्ट बनना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोलैलिटी पे। सेम टाइप का क्वेश्चन बोला, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्वेश्चन है पहला, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम solution, 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम solution। ये तो साफ साफ बता रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट दे दिया, सॉल्यूट का मास डायरेक्ट दे दिया, ये रहा आपका मास ऑफ सॉल्यूट, ये रहा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। बस अब आपको पता है आपको क्या करना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लो, मास अपॉन मोलर मास तो 20/40 यानी 1/2 यानी 0.5 मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया सॉल्यूट का। बस अब क्वेश्चन लगा दो, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो उसके लिए हम कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट,
और क्योंकि ग्राम में बात कर रहा है तो इनटू 1000, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.5, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास 20 ग्राम इंटू 10⁻³ यानी 0.5 डिवाइड बाई 80 इंटू 10⁻³ यानी ये आपका हो गया कितना 500/80 यानी ये आपका हो जाएगा 6.25। ये आपकी आ गई मोलैलिटी। समझ में आया? समझा? ओके, चलिए। तो ये था आपका मोलैलिटी। अब हम बात करते हैं, अगला कंसंट्रेशन टर्म छोटा सा है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको अपन लोग पीपीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या होता है देखो, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन ग्राम अगर आपके पास सॉल्यूशन है, 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन, तो 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में आपके पास कितने ग्राम सॉल्यूट है, यानी 1 मिलियन ग्राम, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो 10 लाख ग्राम अगर आपके पास सॉल्यूशन है, तो उस 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना पार्ट सॉल्यूट का है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक है, तो 10 लाख में से कितना पार्ट सॉल्यूट का है, ठीक है, तो क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के हैं, वो पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूला तैयार करूं पीपीएम का, तो ऊपर होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, अब दोनों ग्राम में ही है तो टेंशन नहीं है सॉल्यूशन, और 1 मिलियन का मतलब 10⁻⁶, ये हो गया इसका फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन का, ठीक है। 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में कितने कितने ग्राम सॉल्यूट है, उसको पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। और ये कंसंट्रेशन का हम इस्तेमाल करते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे सी वाटर में फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कितना है, उसको पीपीएम में बताएंगे, ठीक है, जैसे एयर में NO2 गैस कितनी है, उसको पीपीएम में बता देंगे, ठीक है। जो भी है, मतलब कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का, ठीक है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन पीपीएम फॉर 4% NaOH वेट बाय वेट। क्वेश्चन लिया, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन पीपीएम, पीपीएम of 4% NaOH weight by weight, 4% NaOH weight by weight। तो देखो, अपने को पीपीएम का फार्मूला ऊपर रखा है, ऊपर मास रखना है सॉल्यूट का, नीचे सॉल्यूशन का मास। तो अगर इसको सॉल्व करूं तो 4% NaOH weight by weight का मतलब क्या, 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन का मास आ गया 100 ग्राम और सॉल्यूट है 4 ग्राम, खत्म हो गया क्वेश्चन। पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम इंटू 10⁻⁶, यानी 4 इंटू 10⁻⁴ पीपीएम, तो 4 इंटू 10⁻⁴ पीपीएम, ये आ गया। समझ में आया? दो मिनट देना।
आगे बेटा समझ में पीपीएम, यूनिट पीपीएम बेटा पीपीएम ही रहेगा ना, पार्ट्स पर मिलियन ही बोलेंगे यूनिट में, ठीक है। चलिए अब अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है, जो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है सॉल्यूशन चैप्टर का, अपन लोग सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करने वाले हैं, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है बेटा नॉर्मेलिटी, ठीक है। एज सच नॉर्मेलिटी आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है नॉर्मेलिटी, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर आपको एमएससीटी देना है तो नॉर्मेलिटी का इस्तेमाल उतना आपको नहीं करना है, लेकिन जेई और नीट के लिए आपको एमएस नॉर्मेलिटी भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी। महाराष्ट्र बोर्ड में नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ना है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है नॉर्मेलिटी, बट इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि नॉर्मेलिटी नहीं जानोगे ना तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इन सब के क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं। नॉर्मेलिटी जो होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। देखो मोलैरिटी को जरा समझो, मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, वो मोलैरिटी। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वो नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ gram equivalent of solute, number of gram equivalent of solute present in 1 liter solution, 1 liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, उसी को बोलते हैं नॉर्मेलिटी। कृतिका गुप्ता बोले 15 पीपीएम दिया है। हाँ तो बेटा पीपीएम दिया है तो बहुत बढ़िया है ना, 15 पीपीएम दिया है, तुमको फाइंड करना है क्या, क्या बोल रही हो, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पीपीएम दिया है, पीपीएम का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। पीपीएम का मतलब क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन का मास होगा वो 10⁻⁶ ग्राम होगा, सीधी सीधी सी बात। सॉल्यूशन का मास 10⁻⁶ ग्राम है, ठीक है। और 15 पीपीएम का मतलब आपका क्या हो गया, आपका 15, इधर इधर रखिए पीपीएम, इधर इधर रख दीजिए मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय 10⁻⁶, उससे निकाल लीजिए आप मास ऑफ सॉल्यूट पहले, फिर मास ऑफ सॉल्यूट को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए मास अपॉन मोलर मास करके, ऊपर मोल रखिए, नीचे सॉल्यूशन का मास दिया है, सॉल्यूट के मास से माइनस करके सॉल्वेंट का मास निकाल लोगे, उसमें क्या है, समझा कि नहीं। देखो 15 पीपीएम दिया है, सॉल्यूट क्या दिया है तुमको, ठीक है। देखो समझ में आ गया, टैलेंटेड हो तुम लोग यार। देखो हाँ CH3Cl3, ओके। तो बड़ा आसान है बेटा, सीधे 15 पीपीएम, पीपीएम की जगह 15 रखो, मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और पीपीएम बोल रहा है, इसका मतलब 100% सॉल्यूशन का मास कितना है, 10 लाख ग्राम, 10⁻⁶। वहां से मास निकाल लो सॉल्यूट का, फिर CH3Cl का मोलर मास निकाल लो, मास अपन मोलर मास करके मोल निकाल लो, तो मोलरिटी में ऊपर मोल रख दो, नीचे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन है 10⁻⁶ सॉल्यूशन का मास, और सॉल्यूट का मास तुम निकालोगी, उसको माइनस करके सॉल्वेंट का मास निकाल के गेम बजा दो क्वेश्चन का, बस, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, दिमाग में चल रहा होगा, तुम लोग डर रहे होगे पूछ कि कैसे पूछूं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है सर, ठीक है, सब बताऊंगा, परेशान मत हो, टॉपिक खत्म होते होते तुम्हारा सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं पहले पहले फार्मूला बता देता हूँ, पहले नॉर्मल बातें, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। नॉर्मेलिटी जो होती है ना बेटा, तो उसका फॉर्मूला बनाऊं, तो जैसे मोलैरिटी में और न्यूमरेटर में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आपको लीटर में रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे यूनिट बता दूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो ऊपर है ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे है लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसी को बोलते हैं नॉर्मल, इसी को बोलते हैं नॉर्मल, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या नॉर्मल। अच्छा, मोस्टली वॉल्यूम आपको ml में देगा,
तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, देखो नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, आराम से समझो। ग्राम इक्विवेलेंट को जेड बार से डिनोट करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को जेड बार से डिनोट करते हैं, और सॉल्यूट के लिए हम बी टर्म इस्तेमाल करेंगे। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर एमएल में है तो एमएल को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड मारोगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब एमएल में दिया है वॉल्यूम तो डायरेक्ट लगा दो। अब प्रॉब्लम ये आती है सर, चलो वॉल्यूम वॉल्यूम तो हम निकाल लेंगे सर, अभी तक हमने बहुत सीख लिया कि वॉल्यूम डायरेक्ट देगा सॉल्यूशन का तब भी निकाल लेंगे। वॉल्यूम सॉल्यूशन का नहीं दिया है, मास दिया है सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तब भी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। बट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, जैसे मोलरिटी में ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स था, आराम से हमने निकाल लिया मास अपॉन मोलर मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, तो जरा सुनिएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होगा, जैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते थे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालने के लिए न्यूमरेटर में मास ऑफ सॉल्यूट ही रखना है, लेकिन बस नीचे मोलर मास नहीं रखना है, यहाँ पे नीचे इक्विवेलेंट मास रखना है या इक्विवेलेंट वेट रखना है उस सॉल्यूट का। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मोलरिटी में न्यूमरेटर में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो बाएं हाथ का खेल था, आपका मास अपॉन मोलर मास करके निकाल लेते थे। अब यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का निकालना पड़ेगा, और सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब फिर टेंशन आ गई कि सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? चलिए उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या होता है। मेन यहाँ इक्विवेलेंट वेट निकालना ही सीखना है आपको। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, देखो अगर डेफिनेशन तो कभी पूछेगा नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती, कम से कम बोलो तो मैं 8 से 10 डेफिनेशन इक्विवेलेंट वेट की आपको बता सकता हूँ। पहले आराम समझिएगा, इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। किसी भी कंपाउंड का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से या तो रिएक्शन करे, द वेट ऑफ एनी कंपाउंड विच कैन रिएक्ट विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन और 14/3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मतलब किसी कंपाउंड का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, या किसी कंपाउंड का वो वेट जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, इक्विवेलेंट वेट। वो क्या कहलाएगा आपका, इक्विवेलेंट वेट। किसी कंपाउंड का वो वेट जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है वो इक्विवेलेंट वेट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, H2 plus Cl2 gives 2HCl, ठीक है, 2HCl। तो आप देखो यहाँ पे क्लोरीन है 71 ग्राम, क्योंकि एक क्लोरीन होता है 35.5 ग्राम का, तो 2 क्लोरीन का मोलर मास 71 ग्राम, और एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है, 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम का होता है, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन 71 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब मैंने क्या बोला, किसी कंपाउंड का वो वेट जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन करे, इसका मतलब हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट है 1 ग्राम, क्योंकि यही वो वेट है जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है। और क्लोरीन का भी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, 35.5, क्योंकि किसी कंपाउंड का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे वो भी इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। तो देखो 71 ग्राम क्लोरीन, 71 ग्राम क्लोरीन 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो ये 71 ग्राम क्लोरीन क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट नहीं है, लेकिन 35.5 ग्राम क्लोरीन 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो किसी कंपाउंड का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे या 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन करे या 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करे या 14/3 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन करे या उसको रिलीज करे, या उसको रिलीज करे। बात ध्यान से समझना, ठीक है। द वेट ऑफ कंपाउंड विच मे रिएक्ट विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, किसी कंपाउंड का वो वेट जो या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन 71 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, या ऐसा उल्टा सोचो 71 ग्राम क्लोरीन 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो किसी कंपाउंड का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है वो इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। तो कोई पूछे क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो भैया 71 ग्राम तो 2 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, तो 35.5 ग्राम 1 ग्राम से रिएक्शन करेगा, और किसी कंपाउंड का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है वो इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। इसका मतलब 35.5 ग्राम क्लोरीन जो है ये क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं?
ठीक है, तो क्या क्या होगा बेटा इक्विवेलेंट वेट का, कि किसी कंपाउंड का वो वेट जो या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे या कहीं से 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिलीज करवाए। हाँ बेटा हर्ष बोल सकते हो यार 11 ग्राम सोडियम, पहले रिएक्शन तो लिखने दो। ठीक है, तो दूसरा आपका किसी भी कंपाउंड का वो वेट जो या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे या 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन करे या 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करे या 14/3 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन करे या इतने ही वेट को रिलीज करवाए। मेरी बात आप ध्यान से डेफिनेशन समझो, बुक में सब डेफिनेशन दिया है तो यहाँ लिखूंगा नहीं, नोट्स में सब है कि द कंपाउंड विच में रिएक्ट विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन एंड 14/3 ग्राम नाइट्रोजन और रिलीजेस 1 ग्राम हाइड्रोजन, रिलीजेस 35.5 ग्राम क्लोरीन, रिलीजेस 8 ग्राम ऑक्सीजन और रिलीजेस 14/3 ग्राम नाइट्रोजन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि ये सपोज करो अब देखिए मान लीजिए ये मैंने ले लिया आपका, सपोज करिए MgCl2 प्लस डाइल्यूट HCl gives MgCl2, oh sorry क्या मैं लिख रहा हूं, Mg केवल, सॉरी, Mg प्लस डाइल्यूट HCl gives MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो अब देखो यहाँ हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, तो अब एक बात समझो, एक मैग्नीशियम का जो वेट होता है वो 24 ग्राम का मैग्नीशियम होता है। 24 ग्राम मैग्नीशियम कितने ग्राम हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, 2 ग्राम। तो ये 24 ग्राम मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट नहीं है, लेकिन 24 ग्राम मैग्नीशियम 2 ग्राम हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, यानी 12 ग्राम मैग्नीशियम 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। 12 ग्राम मैग्नीशियम 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, तो 12 ग्राम मैग्नीशियम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, किसी कंपाउंड का वो वेट जो या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे या 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिलीज करवाए, किसी कंपाउंड का वो वेट जो या तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है या कहीं से 8 ग्राम ऑक्सीजन को बाहर कर दे रहा है, किसी कंपाउंड का वो वेट जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से या तो रिएक्शन कर रहा है या 35.5 ग्राम क्लोरीन को कहीं से रिलीज करवा दे रहा है, किसी कंपाउंड का वो वेट जो 14/3 ग्राम नाइट्रोजन से या तो रिएक्शन कर रहा है या 14/3 ग्राम नाइट्रोजन को रिलीज कर रहा है। इक्विवेलेंट वेट देखो 8 डेफिनेशन बता दिया मैंने इक्विवेलेंट वेट की। 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करना एक डेफिनेशन, 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिलीज करना दूसरी डेफिनेशन, 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन करना तीसरी डेफिनेशन, 35.5 ग्राम क्लोरीन को रिलीज करवाना चौथी डेफिनेशन, ठीक है, और 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करना पांचवी डेफिनेशन, 8 ग्राम ऑक्सीजन को रिलीज कर देवाना छठी डेफिनेशन, 14/3 ग्राम नाइट्रोजन को से रिएक्शन करना सातवीं डेफिनेशन, 14/3 ग्राम नाइट्रोजन को रिलीज कर देना आठवीं डेफिनेशन। दो और बता देता हूँ, 10 का वादा किया था, 10 पूरा कर देता हूँ। जो सबसे अच्छी डेफिनेशन होती है बेटा इक्विवेलेंट वेट की, वो क्या होती है कि द वेट ऑफ कंपाउंड, और वही मैं लिख रहा हूं, द वेट ऑफ कंपाउंड विच रिएक्ट और रिलीज 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन है, सबसे काम में आने वाली डेफिनेशन। किसी भी कंपाउंड का वो वेट जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करता है, ठीक है, या कहीं से 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होगा, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का वो वेट जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करता है या 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, देखो Na+ इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम। अब देखो सोडियम यहाँ 23 ग्राम बना है, तो अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि ये क्या है आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन हो रहा है, यानी क्या है ये 23 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। जैसे बोलूं Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl-, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कितने ग्राम क्लोरीन है, 71 ग्राम क्लोरीन 2 मोल इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कर रहे हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना क्लोरीन रिएक्शन करेगा, 35.5, इसका 35.5 ग्राम क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो किसी कंपाउंड का वो वेट जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करता है या 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है उसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। चलो ये तो हो गया डेफिनेशन पार्ट। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे, फार्मूला क्या होता है सर इक्विवेलेंट वेट का। तो चलो देखो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट, इसको तुमने रेडॉक्स में पढ़ा होगा बेटा। इक्विवेलेंट वेट, रेडॉक्स में इक्विवेलेंट वेट का कांसेप्ट आता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है बेटा, मोलर मास जिस भी सब्सटेंस, तुमको किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, किसी बेस का निकालना है, किसी सॉल्ट का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो ऊपर उस सब्सटेंस का मोलर मास रखोगे। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस का निकालना है, वो एसिड हो सकता है, वो बेस हो सकता है, वो सॉल्ट हो सकता है। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, इसी को कुछ लोग एन फैक्टर भी बोलते हैं, एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। अब फिर आपके सामने एक नया चीज आ गया कि सर अभी तो इक्विवेलेंट वेट समझा था, अब फिर आपने एक हैवी चीज डाल दी, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। देखो वैलेंसी फैक्टर बेटा हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है। एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर उस एसिड से कितने H+ निकल सकते हैं उसके नंबर कहलाते हैं। जैसे HCl से 1 H+ निकलेगा तो HCl एसिड का वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। H2SO4 से 2 H+ निकल सकता है, उसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। तो एसिड का वैलेंसी फैक्टर अलग होता है, बेस का अलग होता है, सॉल्ट का अलग होता है, रेडॉक्स रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर अलग होता है। मैं एक करके सब डिस्कस करता हूं। देखो तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो अगर मैं एसिड की बात करूं सबसे पहले, चलो एसिड की बात करूं, हम यहाँ पे प्रोटॉनिक एसिड की बात करेंगे, ठीक है। HCl, H2SO4, H3PO4 ऐसे आर्हेनियस एसिड जिसको बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं, मैं यहाँ पे देखो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बस फार्मूला लगा के आपको मेरा फोकस जो होगा आपको वैलेंसी फैक्टर समझाना, ना कि मैं HCl का मोलर मास निकालूंगा 36.5 डिवाइड बाई 1, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आध तो बता दूंगा बट नॉर्मल फिर मैं मोलर मास उसने निकालूंगा, डायरेक्ट M/इतना ये बताऊंगा, ऐसे वही जरूरी है आपके लिए। तो एसिड के लिए क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होगा, एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास ऑफ एसिड, मोलर मास ऑफ एसिड, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एसिड का क्या होता है, बेसिसिटी। एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H+ आयन, उस एसिड में कितने H+ आयन निकल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। व्हाट इज द बेसिसिटी, किसी कोई भी एसिड कितने H+ आयन दे सकता है, दैट इज द बेसिसिटी। और एसिड का जो बेसिसिटी होता है वही एसिड का वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl निकालिए, तो ऊपर हम रख देंगे मोलर मास ऑफ HCl, ये सब तो अपन लोग काउंट कर ही लेंगे, 35.5 + 1 या 36.5 डिवाइड बाई 1 H+ दे सकता है तो M/1 इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए, एक आध दो तो 36.5 डिवाइड बाई 1 यानी 36.5 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। 36.5 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। तो अगर तुमसे लैब में कोई बोले कि मुझे 1 इक्विवेलेंट HCl ला के दो, 1 इक्विवेलेंट HCl ला के दो, इसका मतलब वो आपसे बोल रहा है उसको 36.5 ग्राम HCl ला के दो। मेरी बात समझना, कोई बोलेगा अरे 1 इक्विवेलेंट HCl लाओ, अब तुम सोच अरे क्या मंगा लिया यार 1 इक्विवेलेंट HCl, ये क्या होता है। अरे 1 इक्विवेलेंट HCl का मतलब HCl का इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट दे दो उसको बस। और HCl का इक्विवेलेंट कैसे, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। मोलर मास 36.5, एन फैक्टर होता है 1 एसिड का, क्योंकि H+ लूज है 36.5 ग्राम। एक इक्विवेलेंट HCl बोल रहा है तो 36.5 ग्राम दे दो, 2 इक्विवेलेंट मांग रहा है तो इसका डबल करके उसको दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे अगला मैं बोल दूं आपसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो ऊपर तो होगा मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय H2SO4 डाई बेसिक एसिड है, ठीक है। डाई बेसिक एसिड का मतलब यहाँ 2 H+ रिप्लेसिबल है, इसकी बेसिसिटी हो गई 2, तो मोलर मास होता है H2SO4 का 98, मुझे याद है से लिख दे रहा हूँ, 98 डिवाइड बाय 2 यानी 49 ग्राम। कोई आपसे पूछे कि मुझे एक इक्विवेलेंट H2SO4 ला के दो, इसका मतलब वो आपसे बोल रहा है उसको 49 ग्राम H2SO4 आप जाके दे दो, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट H2SO4 का मतलब 49 ग्राम। और यही अगर 49 ग्राम, मेरी बात सुनना प्यार से, यही अगर 49 ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है तो उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल बोली जाएगी। भैया क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो अगर सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल है, इसका मतलब 1 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। किसी की नॉर्मेलिटी सोल्यूशन की अगर 2 नॉर्मल है, इसका मतलब 2 इक्विवेलेंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो अगर 49 ग्राम H2SO4 1 लीटर के सॉल्यूशन में घुला हुआ है, इसका मतलब उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल होगा, क्योंकि 49 ग्राम जो होता है H2SO इक्विवेलेंट। अगर 98 ग्राम H2SO4 1 लीटर के सॉल्यूशन में है, इसका मतलब उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 2 नॉर्मल है। मेरी बात समझ पा रहे हो? दिल तक पहुंच रही है कि नहीं? समझा? अच्छा, दिल तक नहीं पहुंचा, दिमाग तक पहुंच रही है। अच्छा ठीक है। 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। एक बार एक्सप्लेन अगेन। देखो बेटा क्या करना है, मैं क्या बोल रहा हूं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते। देखो, जो किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है ना, उसी को 1 इक्विवेलेंट बोलते हैं। जैसे HCl का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है कि उस एसिड में कितने H+ रिप्लेसेबल है, जिसको एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? हाउ मेनी H+ आर रिप्लेसेबल फ्रॉम दैट एसिड। ठीक है, तो HCl में एक H+ निकल सकता है, जिसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। ठीक है, एसिड का जो बेसिसिटी होती है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो देखिए, मोलर मास ऑफ HCl 36.5 डिवाइड बाय बेसिसिटी 1, तो 36.5 ग्राम HCl का मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl कितना हो गया? 36.5 ग्राम। इसका मतलब 36.5 ग्राम HCl का मतलब 1 इक्विवेलेंट HCl या 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl, जो तुम्हारा दिल करे वो बोल दो। 1 इक्विवेलेंट HCl बोले या बोले 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl ला के दो, तो 36.5 ग्राम उसको वे करके दे दो। मतलब 1 इक्विवेलेंट कोई चीज मंगाए या 1 ग्राम इक्विवेलेंट मंगाए, इसका मतलब बंदा आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट उसे तौल के दे दो। समझ में आया कि नहीं? समझ में? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, कि अगर 35.5 ग्राम HCl बेटा 1 लीटर के सॉल्यूशन में घुला है। अच्छा बेटे बताओ, 36.5 ग्राम HCl का मतलब 1 इक्विवेलेंट HCl। और नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने इक्विवेलेंट आपके सॉल्यूट डिसॉल्व हैं, वही नॉर्मेलिटी कहलाती है। तो अगर 36.5 ग्राम HCl 1 लीटर के सॉल्यूशन में है, इसका मतलब 1 इक्विवेलेंट HCl 1 लीटर के सॉल्यूशन में है। तो अगर 1 इक्विवेलेंट कोई भी सब्सटेंस 1 लीटर के सॉल्यूशन में है, तो नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल। 2 इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का 1 लीटर में है, तो नॉर्मेलिटी 2 नॉर्मल। 3 इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का 1 लीटर में है, तो नॉर्मेलिटी 3 नॉर्मल। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब तक। समझा? चलिए, तो ये दो एसिड समझ में आ गए, HCl और H2SO4। अब जरा फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड और हाइपोफास्फोरस एसिड की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहीं पे थोड़ा गड़बड़ होगा। आइए, वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखिए, बाकी कुछ है नहीं। चलिए देखिए, तीसरा एसिड मैं लेता हूं, 3 एसिड लेता हूं, बहुत ध्यान समझेंगे। H3PO4, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आप पढ़ोगे, इस साल में पढ़ाऊंगा आपको पी ब्लॉक में ये सब ऑक्सी एसिड आपको। H3PO4, H3PO3 फास्फोरस एसिड, H3PO2 hypophosphorus acid. This is called phosphoric acid. phosphoric acid, इसको बोलते हैं phosphorus acid, phosphorus acid। और ये है hypophosphorus acid, hypophosphorus acid। अब इनका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो चलो, एसिड ही है तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। भाई एसिड का से कितने H+ निकल सकते हैं? तो चलिए मुझे आप बताइए, इक्विवेलेंट वेट पहले वाले का क्या होगा? M बाई क्या? M का मतलब मोलर मास, यहां डिवाइड बाई क्या करूं? कितने H+ निकल सकते हैं? फटाफट बोलो। 3। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहां पे दूसरे वाले में, सेकंड में 3, और थर्ड वाले में भी 3, है ना? चलो देखो, ये हो गया आपका M/3 M/3 M/3। चलो, फर्स्ट वाला तुम्हारा सही है, सेकंड वाले का वैलेंसी फैक्टर तुमने गलत बताया है, थर्ड वाले का भी गलत बताया है।
देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा कि जितने H दिख रहे हैं उस एसिड में वो सारे निकल जाए एज H प्लस। एसिड वो होते हैं जो H प्लस डोनेट करते हैं, ठीक है। अब तुमने देखो देखो H प्लस कब डोनेट होगा, जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो ना, बराबर है कि नहीं। देखो H2SO4 में क्या था, मेरी बात समझो। H2SO4 भी ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी ये सब फास्फोरस के ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड में वही हाइड्रोजन एज H प्लस निकलेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। देखो H2SO4 के स्ट्रक्चर में दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इन इलेक्ट्रॉन को खींच के इसको H प्लस के फॉर्म में रिलीज करेगा, इसको H प्लस के फॉर्म में रिलीज करेगा। इसलिए H2SO4 की जो वैलेंसी फैक्टर था वो 2 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सी एसिड होते हैं ना, उनमें वही हाइड्रोजन एज H प्लस निकलते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। तो जरा Sp2O4 का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद सिंपल सा तुमको शॉर्टकट बताता हूं। यहाँ पे कोई भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर, हालांकि मैं तुमको पी ब्लॉक में फिर से ये सब बातें बताऊंगा डिटेल में, अभी के लिए हल्का सा ट्रिक दे देता हूं आपको। किसी भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की एक खास बात होती है, हर फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में एक पीओ बॉन्ड होता है और एक पीओएच बॉन्ड होता है, ये कंफर्म रहता है। एक पी डबल बॉन्ड ओ और एक पीओएच बॉन्ड, यानी इसमें भी यही होगा, एक पी डबल बॉन्ड ओ और एक पीओएच बॉन्ड होगा, यानी इसमें भी एक पी डबल बॉन्ड ओ और एक पीओएच, तो कंफर्म इतना होता ही होता है। हर फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में एक पी डबल बॉन्ड ओ और एक पीओएच बॉन्ड तो होता ही होता है। अब बाकी जो बचा बना लेते हैं। फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। आइए, एक फास्फोरस था, बन गया। 4 ऑक्सीजन थे, अभी हमने 2 ही ऑक्सीजन बनाए हैं, यानी 2 ऑक्सीजन और बनाने हैं, 1 और 2 बना लिया। 3 हाइड्रोजन थे, एक बना था, 2 3, ये हो गया। अब इसमें देखो, एक फास्फोरस था, बन गया। 3 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन बना चुके, नहीं एक ऑक्सीजन अभी और बनाना है। 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और तीसरा ये। अब यहाँ पे देखिए, एक फास्फोरस था, बन गया, 2 ऑक्सीजन थे, बन गए। 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो बन चुका है, तो 3 ये। तो आप खुद देखो, फास्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन जुड़े हैं, इसीलिए बेसिसिटी 3। लेकिन फास्फोरस एसिड में देखो, केवल यही 2 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन जुड़े हैं। फास्फोरस और हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और फास्फोरस की भी 2.1 होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, तो यहाँ m/3 नहीं m/2 होगा, और यहाँ m/1 होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो ऑक्सी एसिड में वही हाइड्रोजन एज H प्लस निकलते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये था इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालने का तरीका। और आपको फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में डायरेक्ट भी आपको ट्रिक बता देता हूं। यहाँ पे आपको मान लो स्ट्रक्चर आप नहीं बना पा रहे तो टेंशन मत लेना, ठीक है। सीधा सा आपको फास्फोरस का ऑक्सी एसिड दिया जाए, बेसिसिटी पूछे ना, जितने ऑक्सीजन है -1 कर दो, हो गया बेसिसिटी। यहाँ 4 ऑक्सीजन, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 ऑक्सीजन, 2 - 1 1, जितने ऑक्सीजन है -1 कर दो, आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अब आते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे निकालें। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, अब यहाँ पे हम आरेनियस बेस की बात करेंगे, ठीक है, जहां पे ऐसे ऐसे बेस जो OH माइनस डोनेट कर सकते हैं, जिसको हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे निकालेंगे, ऊपर तो रखेंगे मोलर मास ऑफ बेस, और यहाँ तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, मोलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, और बेस का वैलेंसी फैक्टर होता है एसिडिटी। बेस का वैलेंसी फैक्टर होता है एसिडिटी। बेस की एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस आयन, यानी किसी भी बेस में कितने OH माइनस आयन निकल सकते हैं, वही उस बेस का वैलेंसी फैक्टर कहलाता है, ठीक है, वही उस बेस का वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। चलिए, चलिए फिर बात करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा अपना, जैसे मैं बोलूं कि मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है
NaOH का, NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो क्या होगा, ऊपर होगा मोलर मास ऑफ NaOH, और आपको पता है NaOH कितने OH माइनस देगा, एक, तो मोलर मास डिवाइड बाय 1। मैं बोलूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaOH होल ट्वाइस, क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ 2 OH माइनस निकल सकता है। अगला बोलूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH होल थ्राइस, तो क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाय 3। एकदम आसान, समझ में आ रहा है क्या? बोलिए भाई। ओके, अब आता है बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है भैया, तो न्यूमरेटर बेटा मोलर मास ही लेना है आपको सॉल्ट का। तो मोलर मास ऑफ सॉल्ट, मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर होता है, या तो सॉल्ट में मौजूद टोटल पॉजिटिव चार्ज रख लो, या सॉल्ट पे मौजूद टोटल नेगेटिव चार्ज को रख दो, वही उसका वैलेंसी फैक्टर। यानी वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज, या तो ले लो सॉल्ट के ऊपर प्रेजेंट टोटल पॉजिटिव चार्ज, या तो और टोटल नेगेटिव चार्ज जो सॉल्ट के ऊपर प्रेजेंट है, टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन सॉल्ट। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे बोला इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, NaCl, तो ऊपर तो अपन लोग रखेंगे पहले भाई मोलर मास ऑफ NaCl। अब क्या करो, डिवाइड बाय NaCl को आयनाइज करा लो। NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने का है, अरे बाबा सॉल्ट न्यूट्रल होता है, तो सॉल्ट न्यूट्रल होता है ना, उसकी उसका वैलेंसी फैक्टर थोड़ी न्यूट्रल रखना है। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन सॉल्ट। जितना पॉजिटिव होता है, इसीलिए तो बराबर बोला है बेटा कि चाहे पॉजिटिव रख लो चाहे नेगेटिव रख लो, क्योंकि सॉल्ट न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा ना, इसीलिए तो बोल रहा हूं ना, या तो टोटल पॉजिटिव या तो टोटल नेगेटिव, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि सॉल्ट तो न्यूट्रल है, इसीलिए तो और लिख रहा हूं ना बेटा। ठीक है, तो देखो, तो एक पॉजिटिव चार्ज भी देखो कितना है, +1, और यहाँ -1, बट यहाँ पे तुम चार्ज का मैग्नीट्यूड केवल रखना, साइन मत रखना कि -1 तुम रख दो, 1 ही रखना है, केवल मैग्नीट्यूड। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 का है, नेगेटिव चार्ज भी 1 का है, तो देखो हमने रख लिया मोलर मास डिवाइड बाई 1। इसका मोलर मास होता है ऑलमोस्ट 58.5 ग्राम, डिवाइड बाई 1 यानी 58.5 ग्राम। NaCl का मतलब 1 इक्विवेलेंट NaCl, खत्म कहानी। आपको बोला इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2, इस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो ऊपर तो रखेंगे मोलर मास, वो तो अपन लोग एटॉमिक मास जोड़ के निकाल लेंगे, डिवाइड बाय, अब इसको आयनाइज करो MgCl2 को, तो Mg प्लस 2 Cl माइनस, देखो पॉजिटिव चार्ज भी 2 का दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज भी 2 का दिख रहा है, एक Cl पे 1 माइनस तो 2 Cl पे 2 माइनस, डिवाइड बाय 2 हो गया वैलेंसी फैक्टर सॉल्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं Al2SO4 होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, तो ऊपर तो मोलर मास डिवाइड बाय, इसको आयनाइज करो, 2Al प्लस 3SO4 -2, तो देखो 3 2 जा 6, पॉजिटिव चार्ज +6, नेगेटिव चार्ज -6, यानी पॉजिटिव चार्ज भी 6 है, नेगेटिव 6 है, कोई एक रख लो, M/6, खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं? बोलिए भाई, समझा? चलिए अब बात करते हैं, हालांकि यहाँ पे उसकी बात करना ठीक नहीं था, बट मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, रेडॉक्स में आपने पढ़ा होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का। जैसे एक रिएक्शन में मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि रेडॉक्स का टॉपिक है, यहाँ का टॉपिक नहीं है। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, ये आप डी ब्लॉक में ये रिएक्शन पढ़ोगे इस साल, आपको पेपर 2 में रंजीत सर आपको पढ़ाएंगे, डी ब्लॉक में पोटेशियम परमैंगनेट, ये बनता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 वाटर
प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ये KMnO4 जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, पिंक या पर्पल कलर का। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ मैग्नीज को अगर देखो तो मैग्नीज यहाँ +7 ऑक्सीजन स्टेट में है और यहाँ मैग्नीज +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। कोई पूछे आपका कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो इक्विवेलेंट वेट होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट जो है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इनटू नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो अगर KMnO4 का आपसे बोल रहा है ऑक्सीजन स्टेट बताइए, तो देखिए, तो अगर ऑक्सीजन कह रहा हूं इक्विवेलेंट वेट बताइए KMnO4 का, तो ऊपर तो आप रखेंगे मोलर मास ऑफ KMnO4, मोलर मास ऑफ KMnO4 वैलेंसी फैक्टर, और रेडॉक्स रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर होता है क्या, आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी देखो +7 से मैग्नीज +2 जा रहा है, +7 से मैग्नीज +2 जा रहा है, तो चेंज कितने का आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का बताइए, 5 का चेंज आया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम जितने हैं। तो अगर मैं इधर बहुत ध्यान समझना, अगर मैं KMnO4 का निकाल रहा हूं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट की, सॉरी इक्विवेलेंट वेट किसका निकाल रहा हूं, KMnO4 का, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना भाई, क्योंकि देखो यहाँ पोटेशियम +1 है, यहाँ पोटेशियम +1 है, यहाँ ऑक्सीजन -2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन -2 है, तो केवल चेंज किसका आया है, मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट का। तो KMnO4 का अगर मैं निकालूंगा इक्विवेलेंट वेट, तो ऊपर रखूंगा मोलर मास। अरे यार तुम KMnO4 +7 कैसे आएगा, ये भी नहीं जानते क्या बेटा हर्ष, देखो ना, अरे यार तुम लोग रेडॉक्स क्या पढ़े हो। मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, पोटेशियम का होता है +1 फिक्स होता है, तो ये रखा हमने +1, मैग्नीज का निकालना है बेटे, इसको x मान लिया, ठीक है, ऑक्सीजन होता है -2, तो 7 × -2 इक्वल टू, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0, तो यहाँ पे होगा 1 + x - 14 इक्वल टू 0, सॉरी x - 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, KMnO4 14 है ना, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेटा, KMnO4 है ना, अरे मैं 7 कर दिया ना, क्या मैं निकाल रहा हूं, 4 × -2, तो देखो, तो 1 + x - 8 इक्वल टू 0 बेटा, तो x - 7 इक्वल टू 0, तो x बिकम्स इक्वल टू +7 ना बेटे, समझा ना। ऑक्सीजन स्टेट निकाल रहा हूं मैं मैग्नीज का, तो मैग्नीज यहाँ +7 ऑक्सीजन स्टेट में है, और यहाँ मैग्नीज क्योंकि एक सल्फेट पे -2 का चार्ज होता है, तो एक मैग्नीज पे +2 का चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय स्टाइकियोमेट्री को ध्यान नहीं देते कि क्या है। चलिए, तो क्या हो गया, ये +7 से +2, तो बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या 5 का आया क्या, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 का आया ना, यस। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो वैलेंसी फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आया, 5 का, और मैग्नीज कितने हैं, एक ही मैग्नीज है, तो इनटू 1 यानी 5, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया m/5। अच्छा इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ पे अब अगर मैं आपसे बताऊं कि सपोज करो, जैसे एग्जांपल एक और लेता हूं, K2Cr2O7 plus 4H2SO4 gives K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus 4H2O plus 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये भी तुमको डी ब्लॉक में ये रिएक्शन तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो अब यहां आपसे पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 निकालिए, तो देखिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है, कैसे मतलब कि ये या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन या तो ओवरऑल रेडॉक्स होगा। चलो, क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे है +6, निकाल सकते हो आप, और यहाँ पे क्रोमियम है +3। आई होप मैं मान के चल रहा हूं तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, इतना तो मान के मुझे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम है +6 और यहाँ रेडॉक्स आप पढ़ के बैठे हो, यहाँ पे क्रोमियम है +3। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो मोलर मास तो होगा डिवाइड बाय क्या, वैलेंसी फैक्टर, डिवाइड बाय क्या, वैलेंसी फैक्टर। और रेडॉक्स रिएक्शन का या ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बताओ डिवाइड बाय क्या करूं, 3, डिवाइड बाय 3, क्योंकि +6 से +3, और यहीं पे बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि क्या कर देते हैं डिवाइड बाय 3, जबकि होगा डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर वाला देखो मैंने क्या बोला, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का +6 से +3, चेंज तो 3 का आया, बट कितने क्रोमियम है,
2 क्रोमियम है तो 1 क्रोमियम में 3 का चेंज, तो 2 क्रोमियम में 6 का चेंज, तो m/6 होगा इसका इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं था, मैं ऐसे ही बता दिया इसको, तो डी ब्लॉक का टॉपिक है, ये आपने रेडॉक्स में पढ़ लिया होगा। चलिए, तो ये था बेटा आपका क्या पूरा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, सब कुछ मैंने बता दिया। अब वही छोटी छोटी बातें जो हमने कहां पे पढ़ रखी थी, मोलैरिटी में, उसका उपयोग नॉर्मेलिटी में भी होता है। जैसे याद करो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा था, वैसे यहाँ नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन पढ़ेंगे। नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। कैसे? वही कहानी कि अगर मेरे पास एक वेसल है जिसमें एक सॉल्यूशन भरा है जिसकी नॉर्मेलिटी N1, वॉल्यूम है V1, इसमें हमने क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया। भाई पानी ऐड करने से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट तो चेंज नहीं होगा, वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम चेंज होने से नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मेलिटी अब चेंज होके हो गई N2, वॉल्यूम हो गया V2, तो एक रिलेशन काम करेगा यहाँ पे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, जस्ट लाइक मोलैरिटी, बराबर है ना, ऐसी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वहां पे भी, N1V1 इक्वल टू N2V2, बट दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल when solvent amount has been changed। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, this formula is only applicable when solvent amount has been changed। has been changed, ठीक है, जब सॉल्वेंट अमाउंट को चेंज किया जाएगा तब ये फॉर्मूला यूज करो। इस पे चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमको बोला बेटा पहला कि 0.2 नॉर्मल ऑफ 100 ml नाइट्रिक एसिड, पहला क्वेश्चन, 0.2 नॉर्मल ऑफ 100 ml नाइट्रिक एसिड, 100 ml नाइट्रिक एसिड, solution is diluted by 100 ml water, solution is diluted by 100 ml water, 100 ml water, find new normality of solution, find new normality of solution, new normality of solution। एकदम आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि मेरे पास 0.2 नॉर्मल 100 ml नाइट्रिक एसिड है, इसका मतलब ये हो गया N1, ये हो गया V1, ठीक है। इस डाइल्यूटेड बाय 100 ml ऑफ वाटर, इसको V2 मत मान लेना, ठीक है। फाइंड न्यू नॉर्मेलिटी, इसका डाइल्यूशन का केस है, N1V1 इक्वल टू N2V2, इनिशियल नॉर्मेलिटी 0.2 नॉर्मल, वॉल्यूम 100 ml, फाइनल नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 ml तो पहले ही वॉल्यूम था, 100 ml पानी और डाल दिया तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 200, सो N2 इक्वल टू 0.1 मोलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास 0.5 नॉर्मल ऑफ 100 ml सॉल्यूशन ऑफ HCl, 0.5 नॉर्मल ऑफ 100 ml solution of HCl, 100 ml solution of HCl, HCl, what amount of water to be added, what amount of water to be added, to make solution, to make solution 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल। देख बेटा क्या बोल रहा है कि 0.5 नॉर्मल 100 ml सॉल्यूशन ऑफ HCl, यानी ये आपको दे दिया N1, ये दे दिया V1, ठीक है। बोला कितना पानी मिलाया जाए कि नई नॉर्मेलिटी कितना हो जाए, यानी ये आपको दे दिया N2, ठीक है, कितना पानी और मिलाया जाए। चलो ठीक है, देखते हैं। N1V1 डाइल्यूशन का केस है साहब, N1V1 इक्वल टू N2V2,
N1 0.5 नॉर्मल, V1 100 ml, N2 0.1 into V2 बराबर। तो यहाँ पे अगर आप जब V2 निकालोगे तो V2 comes out to be 500 ml, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। बट दिस इज नॉट द मास ऑफ वाटर विच टू बी एडेड, ये नहीं है वो वाटर का मास, ये तो फाइनल वॉल्यूम आया। तो कितना वाटर भैया, फाइनल वॉल्यूम ये आ गया, पहले वॉल्यूम कितना था 100 ml, इसका मतलब तुमने 400 ml पानी और मिलाया था, बराबर, समझा? कोई डाउट तो नहीं है भाई? आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग की। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, इसमें क्या होगा बेटा, देखो अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है, इन दोनों को अगर मैं इंटरमिक्स कर दूं तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी आपसे पूछेगा। तो जस्ट लाइक मोलरिटी वाला इक्वेशन लगा दूं, टोटल नॉर्मेलिटी अपॉन टोटल वॉल्यूम, सो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, बस जैसे मोलरिटी में किया था, बराबर है कि नहीं, है ना? ठीक है। अच्छा अब इसके स्पेशल केस जरा देख लो, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एसिड और बेस में दिक्कत नहीं होगी, जब सॉल्ट हो जाता थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। जैसे क्या बोला, केस 1 यहां ले रहा हूं मैं, केस 1 व्हेन बोथ आर एसिड, व्हेन बोथ आर एसिड, मतलब जब दोनों एसिड हो, मतलब कहने का मतलब मेरे पास जो पहला है एक एसिड का सॉल्यूशन, इसकी नॉर्मेलिटी Na वॉल्यूम Va, ये एसिड 1 है। एक दूसरा एसिड का सॉल्यूशन हमने लिया जिसकी नॉर्मेलिटी Na वॉल्यूम Ba। अब इन दोनों एसिड के सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया, तो जो रिजल्टेंट एसिडिक सॉल्यूशन बना है उसकी नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ तो टेंशन नहीं है, यही होगा N इक्वल टू NaVa प्लस Na-Va अपॉन Va प्लस Va। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं बोलूं बोथ आर बेस, तब भी टेंशन नहीं है। अगर मैं बोलूं इफ बोथ आर बेस, दो बेस को मिक्स कर रहा हूं, बोथ आर बेस, केस 2, अगर दोनों बेस हैं, यानी एक हमारे पास बेस है जिसकी नॉर्मेलिटी Nb है, वॉल्यूम Vb है, एक दूसरा बेस है जिसकी नॉर्मेलिटी Nb डैश है, वॉल्यूम Vb डैश है, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका बेस नॉर्मेलिटी पूछेंगे। तो यहां भी वही सेम फॉर्मूला, N इक्वल टू NbVb प्लस Nb डैश Vb डैश अपॉन Va प्लस Vb डैश। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम तब आएगी जब एक एसिड और दूसरा बेस दे देगा, तब आप थोड़ा फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। बाकी ये दोनों एसिड है, दोनों बेस है, तो फटाक से बस N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 करो। लेकिन अगला मैं बोल रहा हूं केस 3, when one is acid and other is base, one is acid and other is base, other is base, इसका मतलब मेरे पास एक सॉल्यूशन है एसिड का, ये मान लो एसिड है, इसकी नॉर्मेलिटी मान लो Na, वॉल्यूम है Ba। अब दूसरा बेस है मेरे पास, दूसरा मेरे पास बेस है जिसकी नॉर्मेलिटी Nb है, वॉल्यूम Vb है, B फॉर बेस, ठीक है। अब दोनों को जब मैं मिलाऊंगा बेटा, तो देखो तब यहाँ सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट और वाटर, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एसिड जो होगा ना वो कुछ बेस को तो न्यूट्रलाइज कर देगा ना, बराबर है कि नहीं? कुछ एसिड जो होगा वो कुछ बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ जो नॉर्मेलिटी का फायदा NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb, Va प्लस Vb।
अब बोलो सर ये अजीब सा आपने माइनस लगाया है, ये कैसा माइनस है? ये ऐसा माइनस है कि अगर NaVa बड़ा होगा तो उससे तुम NbVb को माइनस करना, अगर NbVb बड़ा होगा तो उससे इसको माइनस, नेट रिजल्टेंट तुमको पॉजिटिव लाना है, क्योंकि नॉर्मलिटी कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। ये थोड़ी बोलोगे कि -1 नॉर्मल का सोल्यूशन है। अरे -1 नॉर्मल का मतलब क्या? -1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉलिड प्रेजेंट है 1 लीटर में, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नॉर्मलिटी कभी नेगेटिव थोड़ी आएगी। अरे भाई 1 इक्विवेलेंट होगा, 1.5 इक्विवेलेंट हो गया, 2 इक्विवेलेंट होगा, 0.1 इक्विवेलेंट होगा सॉलिड, ये थोड़ी -1 इक्विवेलेंट सॉलिड घुला हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो एसिड और बेस वाला ध्यान रखेंगे। अब मोलरिटी में लास्ट एक टॉपिक बच गया नॉर्मेलिटी में ही, कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड, सर N1V1 पे एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, मुझे भेज देना, मुझे भेज देना ग्रुप पे या व्हाट्सएप कर देना, मैं देखूंगा कौन सा क्वेश्चन है। उसमें उधर टाइट्रेशन वगैरह लग गया हो, जो भी क्वेश्चन हो मुझे भेज देना। चलिए, नॉर्मेलिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, इस पे बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बेटा, और ध्यान रखोगे तो फटाफट काम हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, और इसीलिए अभी आप समझ में आ जाएगा। देखो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है, नॉर्मेलिटी दिया रहे, मोलैरिटी निकालना हो, मोलैरिटी दिया रहे, नॉर्मेलिटी पे पहुंचना हो, तो डायरेक्ट आपकी हेल्प करेगा। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब ये मत बोलियो कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, ठीक है? अभी काफी देर तक हमने वैलेंसी फैक्टर ही समझाया कि एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी, बेस के लिए उसकी एसिडिटी, सॉल्ट के लिए उसका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 4 नॉर्मल H2SO4, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 4 नॉर्मल H2SO4, 4 नॉर्मल H2SO4। तो देखिए 4 नॉर्मल H2SO4, आपको नॉर्मेलिटी दिया है H2SO4 की, मोलरिटी पूछ रहा है, तो हम जानते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। सो नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू मोलरिटी। नॉर्मेलिटी दिया है 4 नॉर्मल, और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर एसिड है, एसिड का वैलेंसी फैक्टर उसमें निकलने वाले H+, 2H+ दे सकता है, इक्वल टू मोलरिटी, यानी मोलरिटी आ गई 2 मोलर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आ रहा है समझ में? समझ में आया? तो ये जो हो गया बेटा, दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन पार्ट। ये पूरा आपका हो गया सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन पार्ट पूरा आपका खत्म हो गया। सारे कंसंट्रेशन टर्म जो हमने 11th में कम पढ़ाए थे, या हमने बहुत डिटेल में सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा हिस्सा इस चैप्टर का क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन की? इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depend upon the number of moles of solute present in a solution। किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा तो ये प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, घट जाएगा तो ये प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। अपने को 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। पहला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी सॉल्यूशन में कोई क्या किसी जब हम किसी लिक्विड में कोई सॉल्यूट मिलाएंगे नॉन वोलाटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का सीधा मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सॉल्यूट में जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करने से चेंज हो जाए। अगर मैं जैसे मैं ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बता रहा है कि अगर मैं किसी पानी के अंदर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज या यूरिया डाल दूंगा तो पानी का वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। जितना ज्यादा पानी का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो हमको आपको पढ़ाना है।
सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी जब हम किसी प्योर लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाता है। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, उसी पानी में तुम ग्लूकोज डाल दो जरा सा, फिर बॉयल करो, 100 के ऊपर बॉयल होगा। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना यानी सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाते जाओगे पानी का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी सॉल्यूशन की वो तमाम प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है, उसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी नो डाउट पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, अब पानी में तुम थोड़ा सॉल्यूट डाल दोगे ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और डालोगे और बढ़ जाएगा, और डालोगे और बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स तुम सॉल्यूट के डाल दोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तुमने कितना सॉल्यूट मिलाया है। कम मिलाया है तो कम बढ़ा, ज्यादा मिलाया ज्यादा बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर में कमी आना, ये कॉलिगेटिव, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब भी किसी लिक्विड में हम कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से घट जाता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है। और चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, जिनको हमको डिस्कस करना है। रिलेटिव लोइंग, वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, lowering in vapor pressure is the colligative property. Boiling point is not the colligative property. Elevation of boiling point is the colligative property. Freezing point is not the colligative property. Depression is freezing point is the colligative property, and osmosis is not the colligative property. Osmotic pressure is the colligative property. आई होप समझ में आ रहा होगा। बाकी तो बहुत धुआंधार बातें होंगी नेक्स्ट लेक्चर से, उसका टेंशन नहीं है। अभी हल्का हल्का सिर्फ आपको एक फील दे दिया कि करना क्या है हमको, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको कवर करनी है। तो आई होप इतना आपको सबको समझ में आ गया अच्छे से। एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो शाम को हम लोग 5 बजे मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ। हाँ, बिना बेटा हर्ष, बिना सॉल्यूट मिलाए तो चेंज ही नहीं आएगा। तो हर लेक्चर में आपको बताऊंगा कि सॉल्यूट मिलाने से क्या होगा, ऐसा क्या हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया सॉल्यूट मिलाने से, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, शाम को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। हाँ, वो स्ट्रेंथ बेटा, स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ कुछ नहीं है। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है स्ट्रेंथ, वो क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट है, यानी अमाउंट weight of amount of solute in gram, amount of solute in gram present in 1 liter solution, present in 1 liter solution। देखो, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व है, वो क्या हो गया? मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, वो क्या हो गया? नॉर्मेलिटी। और 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितना ग्राम डिसॉल्व है, वो स्ट्रेंथ हो गया। खत्म कहानी। और क्या, समझ में आया? चलो, तो फिर हम लोग इवनिंग में मिलते हैं। ठीक है, आपसे सॉलिड पे टेम्परेचर सब बात करेंगे बेटा, परेशान मत हो, सारी बात होगी। हाँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, अभी शाम को आइए, फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे भेजूं? अभी तो मैं ऐसे ऑफिशियल तो अपना नंबर नहीं दे सकता, नहीं तो बहुत क्वेश्चन आ जाएगा और मैं इतना बता नहीं पाता हूँ। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। आप मोनी मैम को भेज दो क्वेश्चन। ठीक है, मोनी मैम को भेज दो, मुझे बता देंगे। इंस्टा पे, इंस्टा पे क्वेश्चन भेजोगे? हाँ हाँ, भेज सकते हो, इंस्टा पे भेज सकते हो आप। ठीक है, इंस्टा पे भेज दो। नहीं, मोनी मैम को भेज दो कि हिमांशु सर को ये क्वेश्चन भेज दीजिए, तो वो मुझे भेज देंगी। ठीक है, चलो आइए। चलो बेटा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। तुम लोग बस इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप यही सब करो, पढ़ाई करो बस। सही जुगाड़ लगा, लग गया।
ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं शाम को बेटा केमिकल बॉन्डिंग के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए।